हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए चैप्टर फर्स्ट दे रखा है हमें यूनिट्स और मेजरमेंट। यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होती हैं, इस चैप्टर के हमने अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये हमारा बेसिक है 11th क्लास के स्टार्टिंग का। ठीक, जिसमें हम क्या देखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे जो चीजें हमने 10th क्लास तक नहीं सीखी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे इमोशंस, उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। कोई कहता है बहुत खुश हूँ, कोई कहता है बहुत दुखी हूँ, तो हम उसे किसी एक पैरामीटर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए हम उसे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं रखते हैं। जिस भी चीज को हम मेजर कर पाएंगे उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, देखते हैं। देखिए ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, यानी कि जिसमें क्या होगा कि फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, और उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, उसके बाद आते हैं उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, और भी काफी क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अगला फिजिकल यूनिट। अब फिजिकल यूनिट होता क्या, देखिए सबसे पहले उसने बोला था स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड अमाउंट है, उसे हम चूज करते हैं टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड अमाउंट चूज करना है उसी सेम काइंड का, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल यूनिट। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ इट्स यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ, मान लीजिए हमने क्या किया, 1 मीटर कपड़ा लिया, क्या लिया, 1 मीटर क्लॉथ ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास हमने क्या करना है, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 मीटर, यानी कि 1 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली बात। ठीक है, साइज ऑफ यूनिट्स क्या है उसकी, मीटर, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 मीटर लेंथ का कोई एक क्लॉथ ले लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे उसमें, फिजिकल यूनिट। क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू साइज ऑफ इट्स यूनिट। अब दोनों है हमारे पास, मान लो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसमें एग्जांपल लिया हमने कि अगर मैं कोई एक AB का लेंथ ले लूं 5 मीटर, अब मैं इसको 500 सेंटीमीटर भी कह सकता हूं क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या हो गया, n1, ये यूनिट कौन सी होगी, u1, ये हो गया n2, ये यूनिट हो गई हमारी u2। अब जिसका देखो n1 छोटा होगा n2 से, उसकी यूनिट बड़ी होगी u2 से। फॉर एग्जांपल देखो, अगर यूनिट हमारी बड़ी है, u1 क्या है, मीटर बड़ी यूनिट होती है, ठीक, u2 क्या है, छोटी यूनिट, तो हमारे पास क्या है, जब n1 क्या होगा, उसका यूनिट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा छोटी होगी, जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, जिसकी यूनिट छोटी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है हमारे पास कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद क्या आता है कि हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। दो टाइप की यूनिट होती है हमारे पास, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, जो हमारी बेस यूनिट होती है, क्या करते हैं, जिससे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं, जो बेस यूनिट होती है जिससे हम आगे यूनिट्स बनाएंगे वो दूसरी यूनिट होती है। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मतलब बेसिक्स, सीधा मतलब बेसिक मतलब क्या है कि फंडामेंटल को हमको बोलते हैं बेसिक्स बोलते हैं। तो बेसिक्स में क्या है हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, ईच अदर नॉट डिफाइंड होते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल, कोई डिफाइंड नहीं होगी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक, किसी पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं खुद पे। ठीक, उसमें कौन 7 बेस क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी फिक्स है कि कितनी होंगी, सिर्फ 7 होंगी। कौन कौन सी, देखिए लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं आपके, ये इसके सिर्फ सिंबल है, क्या है, सिंबल है। ये सारे हमें 7 बेस क्वांटिटी के सिंबल दिए। ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगला आते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, जो भी क्वांटिटी किसी चीज से डिराइव्ड होकर निकले, किसी चीज से किससे निकलेगी, फंडामेंटल से निकलेगी, तो हम क्या कहेंगे उसे, डिराइव्ड क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल से निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, फॉर एग्जांपल कौन सा, उसमें फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई हमारी डिराइव्ड यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
नोट डाउन कर लिया था आपने। अब देखो इसके आगे वाले अगले टॉपिक में बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमारे पास कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमने एक यूनिट्स जो हमारे निकल के आई थी उसका हमने एक पूरा सिस्टम बना दिया। इतनी बात समझ में आई? देखिए अब सिस्टम कैसे बना रखा है, उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, पहला पार्ट है हमारे पास सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा एसआई सिस्टम। अब एक एक करके हम हर सिस्टम को समझते हैं। देखिए सबसे पहला बेसिक सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में हमारे कौन कौन से आते हैं? जो लेंथ और मास और टाइम, इन तीन की जो यूनिट होती है वो किस किस में होती है? लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। अगला है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब है कि लेंथ किस में आएगी? फुट में, मास किस में आएगा? पाउंड में, टाइम किस में आएगा? सेकंड में, इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगला है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हम लेंथ किस में लेंगे? मीटर में, मास किस में लेंगे? किलोग्राम में, और टाइम किस में लेंगे? हम सेकंड में। यानी कि टाइम आपका कॉमन दिख रहा है कि सारे सिस्टम में हम किस में ले रहे हैं? सेकंड्स में, क्योंकि टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? सेकंड वाली। अब देखिए अगला एक सिस्टम है हमारे पास एसआई सिस्टम, जिसे हमने बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसलिए बोला ताकि हमारे पास क्या होगा कि सारे जितनी भी क्वांटिटीज है हमारे पास, क्या है? जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक यूनिट्स में मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल देखिए अब ये कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेल्प्स इन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ओवर द एमकेएस सिस्टम। मतलब एमकेएस सिस्टम के ऊपर कोई एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया था जिसे हमने क्या बोला कि रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। उसे हमने एक नाम दिया कि क्या नाम दिया? रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। की एमकेएस सिस्टम को हमने रेशनलाइज कर दिया, मतलब कुछ और चीजें उसमें एड ऑन कर दी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये हमारे पास 4 सिस्टम है। अब मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होता है वो होता है एसआई सिस्टम। कौन सा होता है? एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम मैक्सिमम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे सिस्टम्स की यूनिट्स को हम एसआई सिस्टम में लेंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है कि कुछ एंगल्स की बात करते हैं। जो एंगल्स हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे उन एंगल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? 2 टाइप के एंगल आते हैं। एक आता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। क्या आता है? पहला आता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में, और डिग्री में मेजर करते हैं, जो कन्वर्जन मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताए थे। ठीक है, सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ठीक है, वो उसकी यूनिट होती है। अब देखिए स्टार्ट करने से पहले हम प्लेन एंगल। अब देखिए प्लेन एंगल को अगर हमने मेजर किसमें किया है? रेडियन में मेजर किया है। ठीक हो गया। अब ये कहता है कि जो एंगल, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये क्या है? एक पिज्जा है। हमने क्या कंसीडर करा? एक पिज्जा कंसीडर किया। ठीक है, पिज्जा में से हमने क्या करा? एक बाइट निकाल दी यहाँ से बाहर। ठीक है, कट के स्लाइस निकाल दिया बाहर। तो स्लाइस निकाल दिया तो इस कॉर्नर पे कुछ एंगल बनेगा, जिस एंगल को हम छोटा सा एंगल मान लेंगे, तो अगर हम उसे क्या बोलेंगे? डी थीटा। ठीक हो गया। अब जो इसकी आर्क की लेंथ है, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने एक चैप्टर्स में पढ़ा होगा, उसमें सेक्टर निकालने वाला, एरिया सेक्टर। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास पूरी लेंथ होगी, तो हमने इसको क्या ले लिया? डीएस ले लिया। इसको हम एल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ा एंगल होगा तो हम थीटा ले लेंगे और इसकी लेंथ को एल ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे रेडियस से। ठीक, तो ये कहता है कि जितना भी हमारे पास क्या है, देखो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। ठीक है, किसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनाता है इक्वल इन लेंथ, जो किसके बराबर होता है? लेंथ के बराबर। और वो किसके रेशियो में? टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? जितनी हमारी लेंथ है आर्क की अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू एल बाई आर कर दो, या फिर हम छोटा अगर एंगल लेंगे तो डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर कर सकते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन, प्लेन एंगल की। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है? जब हम पिज्जा की एक स्लाइस निकालते हैं बाहर, तब के लिए। अगला आ गया हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, STRADIAN, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। अब एक स्टेरेडियन किसके बराबर होता है समझते हैं। चलिए, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर by that surface of the sphere which is equal in area to the square of the radius of the sphere। देखिए अब इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हमने लेना है, हमने क्या देखा है? गर्मियों में कुल्फी वाला, कुल्फी जिसमें जमाई जाती है उसके बाहर पे जो कोन जिसके अंदर होता है, उस कोन, वो कुछ कोन इस टाइप से दिखता है। ठीक है, 4 फेसेस होते हैं उसके, 1 2 इधर 2 इधर, 4 होते हैं। ऊपर से कुछ उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जितना हमारे पास क्या है, ये एंगल कौन सा? जो नीचे कॉर्नर वाला। ठीक है, अब हमने ये स्फीयर में से मान लिया।
कि स्फीयर में से हम एक स्लाइस काट के निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, स्फीयर ये रहा, स्फीयर में से इस टाइप से कोई एक स्लाइस काट के निकाल देंगे, लेकिन नीचे क्या होगा, वो इस टाइप से जुड़ा होगा। क्या होगा, इस टाइप से जुड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इस वाले पोर्शन को हम ऊपर निकालेंगे काट के, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड होगा उसे क्या बोलेंगे हम, डी ओ, मतलब उसे मेंशन करेंगे डी ओ से। और जो इसका पर्टिकुलर एरिया होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा, उसे हम डी ए ले लो या डी एस ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, डी ए और डी एस ले सकते हैं। वो किसके रेशियो में होगा, रेशियो डिवाइडेड बाई आर का। ये जो हमारे पास निकल के आया है ये वाला, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डी ए ओम इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। तो इस एंगल को हम बोलेंगे स्टेरेडियन। ये एंगल हम तब हमेशा तभी यूज करेंगे जब हमारे पास कैसा कॉन्सेप्ट आएगा, फॉर एग्जांपल कुल्फी जैसा कॉन्सेप्ट आएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी स्फीयर या तरबूज ले लेते हैं, वाटरमेलन ले लेते हैं, वाटरमेलन में से हमने एक स्लाइस क्या करना है, हमने 4 साइड से कॉर्नर से निकाल के निकालना ऊपर को, ठीक है। इस टाइप का शेप निकालना है, तो हम उसमें एंगल निकाल सकते हैं। वो कैसे, डी ए बाई आर स्क्वायर से, ठीक हो गया। कुछ कन्वर्जन है हमारे पास लेंथ के। लेंथ मतलब हमारे पास डिस्टेंसेस के भी है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के भी और लार्ज डिस्टेंसेस के भी। शॉर्ट के लिए हमारे पास क्या, 1 माइक्रोमीटर इक्वल 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। शॉर्ट डिस्टेंसेस को अगर हम मेजर करना है तो, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10�11 मीटर, लाइट यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, देखो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.26 लाइट ईयर, इसको अगर चेंज करोगे लाइट ईयर में तो सीधे सीधे ये आएगा, मीटर में चेंज करोगे तो ये आएगा। अब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज करोगे तो ये आएगा 206267 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये है हमारे डिस्टेंसेस के या लेंथ के कन्वर्जन, ठीक है। ऐसे हमारे पास मास के हैं, टाइम के हैं, तो आप लोग उसको नोट करिए, फिर हम मास और टाइम का डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए लास्ट वाले में हमारे पास क्या था कि लेंथ का कन्वर्जन कर रहे थे, अब हम मास और टाइम का कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। 1 कुंटल इक्वल टू 100 केजी, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी यानी कि 10 कुंटल, 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 केजी और 1 स्लग इक्वल टू 10⁹ केजी। ये हमारे हैं कन्वर्जन कि अगर मास को अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े तो हम किस यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। देखो अब हमारे पास है टाइम कन्वर्जन, छोटा टाइम और उसकी कन्वर्जन यूनिट, यानी कि हम अगर उसे जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, वैसे टाइम के लिए भी हमारे पास क्या है, मिली सेकंड को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 10⁻³ सेकंड। माइक्रो सेकंड कितना होता है, 10⁻6 सेकंड। शेक कितना होता है, 10⁻8 सेकंड। नैनो सेकंड कितना होगा, 10⁻9। पीको 10⁻12। 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स, यानी कि 1 सेंचुरी कब बनाई जाएगी, जब 100 ईयर्स। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है हमारे पास, उसमें आंसर लास्ट में आ गया 100 ईयर्स, तो आप वहां पे 100 ईयर्स को कन्वर्ट करके 1 सेंचुरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें कन्वर्जन याद करने पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट होती क्या है, पहली बात तो ये समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी वो डिजिट्स होती हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, रिलायबल प्लस एक अनसर्टेन नंबर होगा, अनसर्टेन नंबर होगा उस डिजिट के अंदर। दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो रिलायबल नंबर होंगे प्लस एक अनसर्टेन नंबर होगा, ठीक है। डिफाइन देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोस डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। किसी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या है, कई सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अभी आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में, स्कूल में, तो उसमें क्या होगा, मेजर्ड क्वांटिटी में कुछ डिजिट्स आएंगे जिसे हम नोन क्या बोलेंगे, रिलायबल, और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन अवर मेजरमेंट। अब हमारा पता चलेगा कि हाँ भी ठीक है, अगर मैंने 1 मीटर लेंथ कपड़ा नापा है तो 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर हमारा क्या हो गया, रिलायबल हो गया। मेजरमेंट प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। 1 एडिशनल डिजिट अनसर्टेन का मतलब क्या है कि अगर मैंने नापा तो 1.1 आ रहा था, दूसरे बंदे ने नापा तो वो 1.2 आ रहा था, तीसरे वाले ने नापा 1.3 आ रहा था, चौथे वाले ने नापा 1.01 आ रहा था। तो यानी कि जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट है वो अनसर्टेन है। क्या है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट अनसर्टेन है, और डेसिमल से जो सबकी फिक्स आ रही है, मतलब 1 मीटर सबका ही आ रहा है, लेकिन 1 मीटर से किसी का 0.1 ज्यादा आ रहा है, किसी का 0.2 ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या हो गया, अनसर्टेन। इसलिए हमने क्या कहा, देखो फॉर एग्जांपल हमने लेंथ लिया 185.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक डिजिट है। अब हमारे पास रिलायबल डिजिट कौन कौन सी होंगी, 185, तो 185 हमारे रिलायबल होगी कि ये जितने लोग भी इस क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसका 185 तो आएगा ही, लेकिन 0.2 जो रहेगा 2 नंबर, वो हमारा अनसर्टेन रहेगा कि किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, उन्हें हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके लिए पहचानने के लिए कुछ रूल है हमारे पास, ठीक है,
कुछ रूल पढ़ेंगे हम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम क्या करेंगे, एक पहचानने का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि सारे सिग्निफिकेंट कहलाए जाते हैं। पहला रूल ये कह रहा है। तो यानी कि अगर मैं कह दूं कि 2 5 6 7 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 4। क्लियर। सेकंड वाला है रूल 2, द जीरोस अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरोस कितने भी अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे, जैसे मान लो 105 205 506 ऐसा कोई होगा, तो उसमें जो जीरो बीच में आ रहा होगा वो भी सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा। जैसे 6.208 में क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, कंडीशन क्या है कि नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहली बात, ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड। ठीक है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे 0.042, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चौथा रूल है, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बिना डेसिमल पॉइंट के सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 426 मीटर, 42600 सेंटीमीटर, 42600 मिलीमीटर, इसके अंदर कहलाए जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इन अ नंबर विद डेसिमल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ क्या है, नॉन जीरो डिजिट के लास्ट जो जीरोस आएंगे ये वाले, ठीक है, वो सारे क्या कहलाए जाएंगे, सिग्निफिकेंट। 4.600 कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 0.002300। अब इसके नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले काउंट होंगे, लेकिन ये 2 काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 क्या कहते हैं, रूल नंबर 3 कहता है कि डेसिमल से राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक हो गया। रूल नंबर 6 कहता है द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि अगर हमारी 10 की पावर में कोई भी नंबर आ रहा हो, ठीक है, 10 की पावर में कोई भी नंबर होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाया जाएगा, पहली बात। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो 2.30 मीटर, 2.30 को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 2 लिख लिया, सेंटीमीटर आ गया, तो ये नहीं कहलाया जाएगा सिग्निफिकेंट, खाली इतना ही रहेगा। फिर इसको मिलीमीटर में चेंज किया, 10 की पावर 3 हो गई, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। 10 की पावर -3 हो गई, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आया। तो हमेशा 2.30 2.30 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे नंबर के अंदर, बस। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर अगर हम उस क्वांटिटी की यूनिट्स को चेंज कर दें तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर बात, कि अगर मैं कह दूं कि 7.03 सेंटीमीटर है, 0.0703 मीटर है या 70.3 है, तो इन सब के अंदर क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। यानी कि अगर मैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कहूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 रहेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये है रूल नंबर 7। अब ऐसी एक रूल और बचा इसका, रूल नंबर 8, देन फिर आगे वाले टॉपिक, तब तक आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए लास्ट में रूल 7 था, रूल 8 क्या कहता है ये देखिए। रूल 8 कहता है हमारे पास द एग्जैक्ट नंबर्स अपीयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूले ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर्स अपीयरिंग है मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि भाई आप किसी चीज का एरिया निकालो, मैंने क्या बोला आपको कि एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, सर्कमफेरेंस निकालो, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो हमारे पास पेरीमीटर अगर हम स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू साइड। हमें साइड गिवन नहीं है, क्या है, साइड गिवन नहीं है। तो साइड जब गिवन नहीं है तो हमारे पास पता नहीं है हमें कितना आएगा, तो हम उसमें क्या, उस कंडीशन में हम लिखेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे पास, इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म आया एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी वाले टर्म में देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, कोई चीज कितनी एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो कई सारी वैल्यूज आई, तो मैं सबसे जो एक्यूरेट वैल्यू होगी, जो मतलब मुझे लग रहा हो कि हाँ ये सबसे ठीक है, तो मैं उसे बताऊंगा कि उस इंस्ट्रूमेंट की इतनी एक्यूरेसी है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मतलब जो हमारे पास जो पहले से डिफाइंड है ट्रू वैल्यू, उसके आसपास कितनी क्लोज आई है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ट्रू वैल्यू हमारे पास 4.2 है, अब मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई,
4.1, तो वो कितनी क्लोज है? 0.1 इससे डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है, तो यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक हो गया। दूसरा कहता है वो इट रिप्रेजेंट्स द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, कि वो मेजरमेंट की करेक्टनेस को बताता है कि कितनी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी करेक्ट है, सबसे पहली बात। ठीक है। उसके बाद है एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास क्या है, जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की किस पर डिपेंड करती है? जो हमारा मेजरिंग डिवाइस है, जो हमारा क्या होता है मेजरिंग डिवाइस है, उसके रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। क्या करती है? उसके रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये 3 पॉइंट है हमारे एक्यूरेसी के अंदर। अगला है हमारे पास प्रिसीजन। Precision is determined by the least count of the measuring instrument. Smaller the least count, greater is the precision. देखो अब हमारे पास क्या है कि हर डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट होने का मतलब क्या है कि वो कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है। अब देखिए लीस्ट काउंट होना चाहिए। प्रिसीजन किससे डिटरमाइंड होता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लीस्ट काउंट किसका? जो हमारे पास क्या है इंस्ट्रूमेंट है, जितना उसका लीस्ट काउंट होगा, जितना छोटा उसका क्या होगा लीस्ट काउंट होगा डिवाइस का, उतना उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। प्रिसाइज मतलब जैसे सिंपल सी बात है, प्रिसाइज मतलब छोटा, यानी क्या करते हैं हमारे पास छोटी होती, कोई लंबी वैल्यू आती है डेसिमल के बाद 4.2379, हम क्या करते हैं उसे राउंडिंग ऑफ करके छोटी बना देते हैं, यानी प्रिसाइज वैल्यू बना देते हैं, उसे कहते हैं प्रिसीजन। इट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोज द मल्टीपल मेजरमेंट्स, की मल्टीपल मेजरमेंट्स करके हम कितने उसके क्लोज आ गए। मल्टीपल मेजरमेंट्स का मतलब हमारे पास जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 बार उसको क्या करा, 10 बार उसकी रीडिंग कैलकुलेट करी है, यानी कि हम मल्टीपल मेजरमेंट कर रहे हैं, कई बार उसको मेजर्ड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास एक नया टॉपिक है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास देखिए अभी तक हम यूनिट्स पढ़ रहे थे, मेजरमेंट पढ़ रहे थे, अब हमारे पास इस चैप्टर की जो जान है, जिसे हम कहते हैं कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, वो कौन सा टॉपिक है हमारे पास? वो टॉपिक है हमारे पास डायमेंशन। डायमेंशन क्या कहता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, कैसे उसका एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक का होल पूरा पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, जो इस चैप्टर की जान है, वो है हमारी डायमेंशन। देखिए डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ 7 डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बेस क्वांटिटी लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, वही फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे हमारे पास क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बाकी जो दिए हैं इसके सिंबल दिए एम, एल, टी, ए, के, थीटा, सी, डी, मोल, ये दिए हमारे पास सिंबल। तो ये ही 7 सिंबल्स यूज करके हम डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन का मतलब है, देखिए अगर मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो हम क्या कहते हैं इसकी, यार लेंथ हमारे पास इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, तो हम डायमेंशन बोलते हैं ना। क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच दिया होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायमेंशन। अब सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, वो समझते हैं। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें क्या करना है, डायमेंशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें अगर डायमेंशंस की क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक। अगला है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन किसके कहेंगे, देखो इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन वन साइड एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक साइड उसकी क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, दूसरी साइड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो। एक साइड उसकी फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी साइड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, तब जाके उसे क्या कहेंगे हम, डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स के साथ डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया था। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम बेसिक सा, किसी भी चीज का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। अब लेंथ को मैंने मेजर किया मीटर में, ब्रेड्थ को मेजर किया मीटर में। सबसे पहली बात क्या है कि लेंथ और ब्रेड्थ हमारे मीटर में मेजर किया, ऐसा यूनिट में, हाँ ये ध्यान रखना। अब मीटर इंटू मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि लेंथ हम का सिंबल क्या है, एल, तो हमने क्या लिख दिया, एल स्क्वायर। देखिए बेसिक टर्म क्या होता है कि हमारे पास जो टर्म नहीं होता उसकी पावर हम 0 कर देंगे तो वो 1 आता है, बात खत्म, सीधी सिंपल बात। ठीक है। तो एल स्क्वायर ये हो गया। मास और टाइम हमारे पास एरिया में नहीं आ रहा, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ लेंथ आ रही, लेंथ 2 टाइम्स है, यानी कि 2 है, 2 लेंथ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास को 0, लेंथ स्क्वायर t0, और क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन शुड बी इनकम्प्लीट। कितनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम है। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह से डिस्टेंस या लेंथ, यही तो है, ठीक है। तो लेंथ को हम किस में करेंगे? मीटर में। टाइम को सेकंड में। एल और टी मिल गया, टी जाके ऊपर -1। अब यहाँ पे एल 1 है, टी -1 है, लेकिन एम है नहीं, तो एम हम क्या कर देंगे? इसमें 0 कर देंगे। m0 l1 t -1। ऐसे हमारे डायमेंशन फॉर्मूला निकले। एक दो डायमेंशनल फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए अगले डायमेंशन है हमारे पास फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सबको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है हमारा? केजी में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास को हम लिख लेंगे, केजी को हम लिख लेंगे मास में m, मीटर को लिख लेंगे लेंथ, सेकंड को टी स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ गई? ये ऊपर जाएगा t-2, तो ml t-2 हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेंशन कर दूं यहाँ पे कि फोर्स की डायमेंशन तो आप याद कर लीजिए। क्यों याद करनी है? रीजन सुनिए उसका। रीजन ये है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वो मैक्सिमम फॉर्मूलों में यूज होगी, ठीक है। 11th क्लास में जितनी भी आप डायमेंशन निकालेंगे उसके मैक्सिमम फॉर्मूलेज में आपकी फोर्स की डायमेंशन यूज होगी। तो हम बार बार क्या होगा? फोर्स की डायमेंशन नहीं निकालेंगे, तो हम जहां पे फोर्स आएगा वहां पे हम क्या करेंगे? फोर्स की डायरेक्टली डायमेंशन रख देंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और टाइम बच जाएगा, ठीक। अगला है हमारे पास वर्क। अब वर्क का देखो यहाँ पे क्या आया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सीधी सी बात है। फोर्स की डायमेंशन हमने याद कर दी, ml t-2 हो गई, ठीक है। डिस्टेंस की l, तो l इंटू एल कितना हो जाएगा? 2l² t-2, ठीक। यही डायमेंशन हमारी किसकी होती है? एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की भी ये डायमेंशन होती है। तो ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की ml t-2, एरिया का हमें निकाला था, क्या निकाला था? l²। तो l, एक l से एक l कट जाएगा, l बच जाएगा, ऊपर जाएगा -1 t-2, तो ml-1 t-2। ये थे हमारे कुछ 5 डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें ऐसे ही हमारे एनसीईआरटी के पीछे काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला दिए हैं, तो आप लोग उसमें जितने आपके 11th में यूज होने वाले हैं एटलीस्ट उतने 11th वाले सारे डायमेंशनल फॉर्मूला जोड़ करके जाइए, ठीक। रही बात 12th वालों की, तो जो 12th वाले जो डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे वो आपको जब जब जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी के साथ उसके डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डायमेंशनल। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद हम करते हैं कुछ डायमेंशन के एनालिसिस कि डायमेंशनल का हमारा पर्पस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उसके बन सकते हैं, क्या उसका एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। पहला एनालिसिस का पॉइंट है हमारे पास, देखिए डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कि हमारी इक्वेशन कितनी कंसिस्टेंट है, यानी कि डायमेंशनली वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये हमें सबसे पहले देखना है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिकल इक्वेशन जितनी भी होंगी वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। फिजिकल इक्वेशन क्या होगा? जितना भी हमारे पास क्या आएंगी वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। It states that the dimensions of each term on both sides of equation must be the same. दोनों साइड्स क्या होंगी? राइट और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या होगा? डायमेंशनली इक्वल होंगी, ठीक है। जो क्वांटिटी जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर भी होगा, जितना लेंथ यहाँ होगा उतना ही लेंथ वहां भी होगा, जितना टाइम लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा। क्लियर? अब देखिए इसको हमें चेक करने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। टाइम पीरियड देखा हमें सिंपल पेंडुलम का। पेंडुलम आप समझते होंगे कि बॉब लटकी होती है, वो नीचे ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। उसको हमें डायमेंशनली चेक करना है। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में क्या है? एलएचएस में हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड में हमारे पास क्या है कि टी है। अब टी की डायमेंशन टाइम पीरियड क्या होगी? सिंगल वन, कैपिटल टी लिख दी। राइट साइड में क्या है हमारे पास? आरएचएस में देखो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने हटा दिया, कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब एल की डायमेंशन क्या होता है? देखो एल की डायमेंशन लेंथ की, लेंथ जी की यूनिट होती है ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एल, देखो यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ, चलो इसकी मीटर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और रूट है तो इसके ऊपर 1/2 रख देते हैं, ये भी आपको पता है कि रूट क्या रख देते हैं, ठीक है। अब मीटर हो गया, यहाँ से ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ठीक है, सीधे ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? t2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मीटर अपॉन मीटर, यहाँ पे बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, इसका होल का 1/2, ठीक हो गया। मीटर से मीटर कट गया आएगा, ठीक। सेकंड स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर, t2 1/2 बच जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? t। तो ये बताओ LHS इक्वल टू RHS है या नहीं? सही बात है, LHS इक्वल टू RHS है, नहीं है, डायमेंशनली हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि कन्वर्जन करना है हमने एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में।
ठीक है, किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो डायमेंशन के हिसाब से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखते हैं। आइए, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाटएवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, बस उसका मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। मेजरमेंट मतलब हमारी यूनिट्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। यूनिट ले ली हमने m1 l1 t1 a b c उसकी पावर हो गई। यूनिट 2 ले ली हमने m2 l2 t2 a b c उसकी सेम पावर है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होगा तो उसकी पावर भी सेम होगी। इतना मास मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। n1 u1 इक्वल टू n2 u2, हमें n2 निकालना है, ठीक है। तो हमें n2 निकालने के लिए n1 u1 अपॉन u2, तो n1 की जगह u1 की जगह हमने ये रख दिया और u2 की जगह ये रख दिया। अब देखिए नीचे फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 का होल की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर होल की पावर b, T1 अपॉन T2 की होल की पावर c। तो ये है हमारा किसी एक यूनिट को कन्वर्ट करनी है हमने किसी भी सिस्टम के अंदर। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मेरे को सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, सीजीएस से एमकेएस में करना है या एमकेएस से सीजीएस में करना है, तो वहां पे ये फॉर्मूला मेरे को यूज होगा और मैं इजीली उसकी क्वांटिटी को डिफाइन कर दूंगा या न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं निकाल सकता हूँ उसकी, ठीक है। क्वांटिटी उसकी क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको नोट करिए, फिर इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं हम आपको समझाने के लिए। करिए नोट, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। वो कह रहा है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो हम यहाँ पे x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट होती है, सबसे पहले फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 1 न्यूटन को n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो निकालना क्या है मुझे, सबसे पहले ध्यान रखो n1 u1 अपॉन u2, ठीक। अब इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है 1 न्यूटन, यानी कि हमारे पास क्या है फोर्स की डायमेंशन क्या है, देखिए mlt-2। तो a b c की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। इस वाले से क्या हो गया 1 1 और ABC हमारे क्या निकल के आ गए -2, ठीक है। 1 1 और -2 आ गया, ये n1 हो गया, ये u1 हो गया, ठीक है। अब u1 की वैल्यू क्या होगी, m1 l1 और t1। देखिए अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला कहता है हमारा, फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, m1 l1 t1, इसको पूरे में लिख लो आप, m2 की होल की पावर a, लो इसको साफ साफ लिख देते हैं आप लोगों के लिए, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c, यही कहता है, ठीक है। अब M1 L1 T1 और M2 L2 और T2, ठीक हो गया। और M1 L1 T1 क्या है, हमारे MKS वाले सिस्टम है, कौन सा है ये MKS सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम, ठीक हो गया। तो M1 में क्या आएगा, सबसे पहले 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ठीक हो गया। M2 में क्या आएगा, CGS में 1 क्या होगा बताओ, ग्राम। लेंथ कितना आएगी 1 सेंटीमीटर। टाइम किस में आएगा 1 सेकेंड। अब N1 कितना दिया है बताओ, N1 कितना है 1, मैंने बोला था ना N1 की वैल्यू क्या है 1। N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, निकालनी नहीं निकालनी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो N2 इक्वल टू क्या है, N2 इक्वल टू N1 की जगह 1 रख देंगे और M1 की जगह क्या रखेंगे हम 1 kg अपॉन M2 1 ग्राम की पावर कितनी है हमारे पास, A की कितनी पावर है 1। फिर लेंथ L1, L1 कितना है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी होगी 1। और फिर यहाँ पे T2 कितना है बताओ, T1 क्या है सेकंड, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ठीक। इसकी पावर क्या है -2। आ गया समझ में। अब N2 को N2 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 1 kg को अगर मैं ग्राम में बदलूंगा कितना आएगा बताओ, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, क्योंकि हमें सेम यूनिट लगानी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद क्या है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1।
1 सेकंड तो 1 सेकंड ही है, तो 1 सेकंड को 1 सेकंड रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 ग्राम यानी कि 1 इंटू, ठीक है, कितना आएगा 10 की पावर 3 लिख दूंगा मैं, इसकी पावर 1 होते 1 ही होगा, इसको लिख दूंगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकंड, ये नीचे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा इसमें काट के, ठीक है। तो 1 की पावर अगर 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 की पावर 2 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 एंड 2, ये कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो यानी कि जो हम x की वैल्यू निकाल रहे थे वो कितनी निकल के आई हमारी 10 टू दी पावर 5 डाइन, ठीक है। यानी कि हमारे पास निकल के रिजल्ट आया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। तो ये MKS से CGS में कन्वर्ट करने का मेथड है आप लोगों के लिए। ऐसे ही आपको CGS से MKS में आएगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब थर्ड एनालिसिस में हमारे पास क्या देखते हैं कि डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है कि अगर हमारे पास क्या है कुछ क्वांटिटी की चीजें पता हो कि किस पे डिपेंड करता है तो हम उससे फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। देखो, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल होमोजेनिटी डायमेंशंस we can derive the formula of a physical quantity provided we know that the factors on which the physical quantity depends। बस हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी के जो फैक्टर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे यूजिंग डायमेंशन हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक, ठीक है। कंसिडर a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity। Suppose that the time period of oscillating simple pendulum depends on its length। पहले क्वांटिटी क्या दे रखी है उसने कि लेंथ पे डिपेंड है। मास ऑफ द बॉब, ठीक है, मास पे डिपेंड है। थर्ड क्वांटिटी क्या दे रखी है ग्रेविटी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की मेथड से हमें उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, लेट टाइम पीरियड उसका किस पे डिपेंड है हमारा, सबसे पहले लेंथ, मास, ग्रेविटी। इतनी बात समझ में आ गई कि लेंथ पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, ग्रेविटी पे डिपेंड है। लेंथ की पावर a, मास की पावर b, ग्रेविटी की पावर c हमने एज्यूम कर ली, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि t इक्वल टू k l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c रख देते हैं। इतना रख दिया। अब टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है हमारी m0 l0 t1, ये होती है, ठीक हो गया k। अब देखिए लेंथ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास L की पावर A, मास की डायमेंशन M की पावर B, ठीक है। ग्रेविटी क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2 की पावर C, कितना आ गया। अब देखिए अब हमें कंपैरिजन करना है ऑन कंपेयरिंग, क्या है ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा M की पावर देखो सबसे पहले M और इधर M की पावर क्या है B इक्वल टू 0 आ गया। फिर L की पावर देखेंगे L की पावर कितनी है A इक्वल टू 0, ठीक है, आ गया। कुछ गड़बड़ हो रहा तो बताओ। L की पावर कितनी है A, L की पावर 0, ठीक है। उसके बाद L की नहीं 0 क्यों होगा, हमारे पास आ जाएगा L A प्लस C। A दूसरे स्टेप पर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास C भी तो आ रहा है, तो A प्लस C की पावर 0 और इक्वल टू 0, ठीक हो गया। t की पावर क्या है यहाँ पे -2c इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। अब c इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू -c रखेंगे, तो a इक्वल टू -1/2 यानी कि a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, c -1/2 b 0। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देख देंगे पुटिंग a b c in इक्वेशन 1। अब देखिए रखेंगे तो क्या आएगा t इक्वल टू k l की पावर a, l की पावर a, तो l की पावर 1/2, m की पावर b, m b की पावर 0, g की पावर c, तो g की पावर -1/2। देखो किसी की पावर 0 होती है तो क्या लेते हैं उसको 1, तो l की पावर 1/2, ये -1/2 नीचे ले आएगा, तो g की पावर 1/2 t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा k √l/g, ठीक है। फॉर कांस्टेंट क्या करेंगे k इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा हमारा 2 पाई √l/g,
है सिंपल। कुछ करना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधे सिंपल फॉर्मूले से हमें क्या करना है, एक सिंपल डायमेंशनल मेथड से हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव कर देना। ये था हमारा पूरे एक चैप्टर का क्या सम अप, ठीक है। सारे टॉपिक्स हमने आपको इसमें क्लियर करा दिए हैं। क्वेश्चंस हमारे जो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड थे, डायमेंशन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले हमें कमेंट में बताइए कि हमें आपको कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको एग्जांपल्स चाहिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बाकी इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।